स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बिना समय गवाए हुए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो हमें इसमें पढ़ना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ जिस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन है 135 एंड 225, तो हम इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इन दोनों नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 135 है वो छोटा है 225 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि पहले स्टेप में हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। जब हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है तो इसके बाद हम जो दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं, दूसरे स्टेप में हमें बनाना होता है डिविडेंड एंड डिवाइजर। तो डिविडेंड कौन बनेगा, डिवाइजर कौन बनेगा, उसे देखते हैं। तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम एज अ डिवाइजर चूज करते हैं और इसके बाद जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसे हम डिविडेंड बना देंगे 225। इसके बाद जैसा कि हम सिंपली क्लास 8 तक की क्लासों में या छोटी क्लासों में जैसे हम डिवाइड किया करते थे, एज इट इज हमें वैसे ही डिवाइड कर लेना है। तो हमने देखा 135 का 2 जब हम करेंगे तो 270 मिलेगा जो कि इससे बड़ा होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1 टाइम्स डिवाइड करना है। जैसे ही हम 1 टाइम्स इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 135। इसके बाद फिर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ मिला 90। क्यों, 5 से 5 जाएगा 0 एंड 22 से जैसे ही 13 माइनस करेंगे 90 आएगा। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर वही प्रोसेस, फिर से हमें फर्स्ट स्टेप पे आना है। फर्स्ट स्टेप हमारा भी यहाँ क्या रहेगा, अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 90 और दूसरा है 135। फिर वही सिस्टम स्टार्ट करेंगे। क्या करना है कि दोनों में हमें ये देखना है कि दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू हमारी 90 है, इसीलिए छोटी वैल्यू को हमें क्या बना देना है, डिवाइजर, और जो बड़ी वैल्यू है उसे बना देना है डिविडेंड। अब थर्ड स्टेप हमारा यहां से स्टार्ट होगा। तो हमने पहले स्टेप में क्या पाया, पहला स्टेप हमारा यहां तक कंप्लीट होता है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस हमें सेकेंड स्टेप में करनी है। इस स्टेप में हमारा क्या रहेगा, इस स्टेप में हमें फिर से डिवाइड करना है। तो 92 जब 180 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये हम डिवाइड करेंगे ओनली 1 टाइम्स। जैसे ही हम 1 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 45 और 90 में फिर अगेन हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, दिस सेकंड स्टेप ये हो गया, और यहाँ हमारा हो गया थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में हमें फिर से यही वैल्यू रिपीट कर देनी है, क्योंकि यहाँ हम जब कंपैरिजन करते हैं 90 और 45 में तो हम देखते हैं कि 45 क्या है, छोटा है 90 से। तो जो भी छोटी वैल्यू रहेगी उसे हमेशा डिवाइजर बनाना है, और जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो हमेशा डिविडेंड रहेगा। तो हमें बिल्कुल वही प्रोसेस फिर से करनी है। यहाँ पर हमारा 90 था वो डिविडेंड बन जाएगा और 45 डिवाइजर। और जैसे ही हम इसे डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 टाइम्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमें यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल जाता है। तो अब हम इसे बात करेंगे कि आखिरकार इसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कैसे लिखेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पाया कि पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया एक ग्रेटर नंबर, जैसे कि यहाँ पर कौन था ग्रेटर नंबर, 225। इसके बाद हमने कब तक इसे सॉल्व किया, जब तक हमारा रिमाइंडर 0
ना आ जाए, तब तक हमें प्रॉपर क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करते रहना है। मतलब हमने जो पहले स्टेप में किया कि 135 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड किया, अगेन 90 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर फाइंड किया, और फिर 45 से डिवाइड किया और रिमाइंडर फिर फाइंड किया। जब तक हम इसे सॉल्व करते हैं जब तक कि हमें जीरो रिमाइंडर ना मिल जाए। ओके, अब देखिए ये तो हमारा हो गया जो कि हम छोटी क्लासों में किया करते थे जी। लेकिन जब हम क्लास 10th स्टैंडर्ड में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से करेंगे तो यहाँ हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ए बी क्यू एंड आर। तो इसमें समझना है कि जो हमारी जो मेन तीन चीजें हैं और विथ इंक्लूडिंग रिमाइंडर ये चार चीजें हो जाती हैं। तो पहले हम चारों के बारे में समझ लेंगे। ए का मतलब यहाँ पे हमारा निकलता है डिविडेंड से। किससे निकलेगा? डिविडेंड से। और जो हमारा बी होगा, बी हमारा हो जाएगा डिवाइजर। बी को क्या मानना है? डिवाइजर, या ये कहेंगे जो डिवाइजर होगा उसे हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। और जो क्यू होगा, क्यू का मतलब होता है यहाँ पे क्वेसेंट। क्या होता है? क्वेसेंट। और क्वेसेंट के बाद यहाँ पे जो आर है वो होगा हमारा रिमाइंडर। अब हम पहले स्टेप को कैसे लिखेंगे? जो हमारा यहाँ पे जो स्टेप आया है इसे हमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी नो दैट a इक्वल्स टू bq प्लस r वेयर r डज नॉट इक्वल्स टू। चलिए तो कैसे करना है? a की वैल्यू हमारे पास है 225 इक्वल्स टू b की जगह हमने यूज किया है 135 और क्वेश्चन हमारे पास आया है 1 और रिमाइंडर आया है 90। यहां लिख देंगे बिकॉज 90 डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। देन we have 135 as a dividend, then after dividing by 90, जब भी हम 90 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फिर से 1 टाइम्स डिवाइड होता है और हमें रिमाइंडर मिलता है 45। एंड एट दिस प्लेस वी आर ऑब्जर्विंग 45 also does not equals to 0, सो हम इसे एक बार और रिपीट करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा डिविडेंड जो है वो 90 बन गया और 45 से जैसे ही हम इसे 2 टाइम्स डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 मिल जाता है। तो जिससे भी रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हम कहेंगे कि जो भी वैल्यू इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देती है वही हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बिकम्स 45। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ फाइंड करना आना चाहिए, जो कि हम छोटी क्लासों में करते हैं। छोटी क्लासों में कैसे करते थे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को फाइंड करते हैं। जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि छोटी वैल्यू कौन सी है। जो भी छोटी वैल्यू होगी उसे हम एज अ डिवाइजर लेट कर लेंगे और जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसे हमें डिविडेंड मान लेना है। और जैसे ही हम डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो हमने देखा 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, इसके बाद हमने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें 90 रिमाइंडर मिला। हमें फिर से यही प्रोसेस अगेन रिपीट करनी है क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। तो हमने फिर से 90 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, 90 से 45 मिला, 45 से अगेन डिवाइड किया 2 टाइम्स तो फिर हमें 90 मिला और हमने देखा यहाँ पे हमें 0 मिल गया।
अब इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमें कुछ छोटी चीज़ों को समझना है, जैसे कि इसमें हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम होता क्या है, वो होता है हमारा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां देखना है कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है। तो जो भी हमारी बड़ी वैल्यू होती है उसी वैल्यू को बेटा हम डिविडेंड मान लेते हैं, और डिविडेंड हमने a से रिप्रेजेंट किया है, और जो b वैल्यू है उसे हमें डिवाइजर लेट करना है। जो भी हमें यहाँ कंपेयर करने पर बार बार जो भी छोटी वैल्यू मिल रही थी उसी को हम डिवाइजर कहेंगे, और जो q है वो क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर r होता है। अब हमें अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वैल्यू रिप्रेजेंट कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास ये 3 स्टेप इस प्रकार से हैं। ये हमारा स्टेप 1, तो ये हमारा स्टेप 1 का प्रोसेस हो गया, स्टेप फर्स्ट। और इसके बाद फिर हमारा यहाँ पर आता है स्टेप सेकंड, जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हमारा स्टेप सेकंड हो जाएगा। और इसके बाद हमने जो थर्ड स्टेप फॉलो किया है वो हमारा यहाँ है, स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा ये है जो कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, स्टेप 3। इस प्रकार से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है हमारा आज प्राइम नंबर्स। तो आखिरकार प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। बेटा प्राइम नंबर्स जो हैं हमारे नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट होते हैं, जो कि वो नंबर कहलाते हैं जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ मीन्स खुद की वैल्यू से डिवाइड हो। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास प्राइम नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 2 से होते हैं, 2, 3, 5, 7 एसेट्रा। ये वो सभी नंबर्स हैं जो कि या फिर तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। इसके पास कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होता है। तो इसलिए हम पहचानने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्राइम नंबर है उसमें किसी भी प्रकार का तीसरा फैक्टर नहीं मिलता है। चलिए तो आज हमें स्टार्ट करना है इसी की मदद से कि हम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हमारे पास, जैसे आज हमारे पास एक वैल्यू है दी हुई है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर जो कि हम अभी छोटी क्लासों में करते थे एज इट इज वही करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें छोटे से छोटी वैल्यू से इसे डिवाइड कर देना है। तो हमने देखा कि यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड करते हैं हमें ये 70 एज अ क्वोशिएंट मिल जाता है। फिर अगेन हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पर हमें 35 फिर से मिल जाता है, बिकॉज 35 टू जा 70। ओके, अब हमने देखा कि 35 हमारा ना तो 2 की टेबल में आता है और ना ही 3 की टेबल में आता है। तब हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। तो हमने देखा यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो सकता है। तो जैसे ही हमने 5 से इसे डिवाइड किया तो हमें 7 मिला एज अ क्वोशिएंट, और 7 को अगेन डिवाइड करेंगे तो ये एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ एक प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो भी नंबर आए हैं वो है 2, 2, 5 एंड 7। तो हमें इसमें करना क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देयर प्रोडक्टिव फॉर्म जो इसका प्रोडक्टिव फॉर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और चूंकि यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो हम इसे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड मोर क्वेश्चन। इसे भी कैसे करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो भी वैल्यू है ये किससे डिवाइड हो सकती है। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया कि इन सब का सम कहीं ना कहीं 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 की टेबल में आएगा। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 बन जा 3, फिर से डिवाइड किया 3 2 जा 6,
3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर से हम इसे करने का प्रयास करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे डिवाइड करने का प्रयास करेंगे 5 से। जैसे ही हम 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 45। इसके बाद फिर से इसे देखते हैं तो जी अगेन 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और अगेन इसे डिवाइड करेंगे बिकॉज 17 जो है एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसका प्रोडक्टिव फॉर्म जब भी हम लिखेंगे तो इसके लिए जो प्रोडक्टिव फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्टिव फॉर्म हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। तो हम इस प्रकार से इन्हें प्रोडक्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो भी नंबर्स हैं उन्हें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में प्रोडक्टिव फॉर्म में डिवाइड कीजिए। तो कैसे हम इसे आखिरकार प्रोडक्टिव फॉर्म में डिराइव करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यू है उसे छोटे से छोटी वैल्यू से डिवाइड करने का प्रयास करना है। पहले हमने 2 से डिवाइड किया, 70 टाइम्स गया, फिर से 2 से डिवाइड किया, 35 टाइम्स गया, 5 से डिवाइड किया, 7 टाइम्स गया और फिर से 7 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया। तो जो भी ये वैल्यू मिलती है इन्हीं वैल्यूज को हमें इस प्रकार से लिख देना है। जो वैल्यू 2 बार है पावर 2 हो जाएगी और जो वैल्यू 1 1 टाइम्स है उन पर पावर 1 1 रहेगी। सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, पहले हमने 3 से डिवाइड किया। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो ये याद रखना, जब भी हमें 3 से डिवाइड चेक करना है तो हम सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हमने देखा 18 है, 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड किया 1275 आया, अगेन 3 से डिवाइड किया 425 आया। अब हम देखते हैं कि अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस पर 5 या 0 है तो वैल्यू 5 से डिवाइड होगी। तो हमने इसे 5 से डिवाइड किया, 85 टाइम्स गया और 5 से डिवाइड किया 17 टाइम्स गया और 17 से डिवाइड किया 1 टाइम्स गया। तो इसका प्रोडक्टिव फॉर्म क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि 3 2 टाइम्स है तो पावर 2 कर देना है, 5 2 टाइम्स है तो पावर 2 कर देना है और जो भी वैल्यू 1 टाइम्स है उसे 1 टाइम्स लिख देनी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितने मिनट की भाई? क्लियर। 510 एंड 92। और हमें इसमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम कैसे लेना है। तो हमें प्राइम फैक्टर करना आता है, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि हम प्राइम फैक्टर किस प्रकार से करते थे। तो दोनों वैल्यूज का हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, अच्छे से प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए हमारे पास यहाँ 0 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 25 जा 50, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब हमारा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें डिवाइड कर देना है 5 से। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करते हैं 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 25। ओके, इसके बाद ये अब सीधा 17 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 17 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा खुद से या 1 से ही डिवाइड होता है, जो कि हमने पहले की वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद
हम इस पर आते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब ये डिवाइड होगा सिर्फ 23 से तो 23 बन जा 23। एलसीएम और एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो पहले बात करेंगे एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, जो भी वैल्यू दोनों में कॉमन होती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है ऐसी जो कि दोनों में कॉमन है, तो जो भी दोनों में कॉमन वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ। इसके बाद बात करेंगे एलसीएम की। तो अब पहले तो हमें लिखना है कॉमन वैल्यू, जो कॉमन वैल्यू है। इसके बाद इसमें जो भी वैल्यूज हैं उन्हें लिख देना है। जैसे कि हमारे पास है 5 इंटू 3 इंटू 17 और इसमें जो भी रिमेन है उन्हें लिख देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 इंटू 23। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका जो एलसीएम होगा, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आता है 2 3 4 6 0। ओके, हम जब भी इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास एचसीएफ है, हमारे पास एलसीएम भी आ गया है और दोनों नंबर भी हैं। तो जैसे ही हम पहले क्या करते हैं, हम वेरीफाई करने के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं कि हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या आता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जैसे ही हमने किया जो हो जाएगा 2 इंटू 23 4 6 0, 2 3 4 6 0। और जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है 46 एंड 92 0। और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने देखा, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं 510 इंटू 92 तो ये भी हमें मिलता है 46920। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो इक्वल हो गया किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब भी हमें इस प्रकार से पेयर दिए होंगे तो इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटी क्लासों की तरह इसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर किए, 2 से डिवाइड किया 2 5 5, फिर 5 से डिवाइड किया। आप चाहें तो पहले 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जब 5 से डिवाइड किया तो 5 1 एंड फिर 3 से किया 17 एंड 17 से किया 1। अगेन यहाँ पे देखते हैं 2 से किया 46, 2 से किया 23 और 23 गया सिर्फ 1 टाइम्स, क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है। और याद रखना है प्राइम नंबर की एक जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ खुद से या 1 से ही डिवाइड होता है। तो यहाँ 1 से तो डिवाइड करते नहीं है, तो फिर हम उससे खुद से डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद एचसीएफ क्या होता है, जो भी वैल्यू दोनों में कॉमन दिखती है हमें, तो हमें उसमें क्या कर देना है, 2 हमारा दिख रहा है कि दोनों में कॉमन है। अब हम 2 बार 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम्स 2 है, तो सिर्फ हमें 1 टाइम्स 2 लिख देना है। और एलसीएम क्या होगा, जो भी पहले दोनों में कॉमन है उसे लिख देना है। उसके बाद जो भी वैल्यू इसकी बची हुई है, जैसे हमने देखा ये 2 और 2 दोनों का चला जाएगा, तो अब हमारे पास क्या है, इसके बदले एक 2 यहाँ आ गया, यहाँ बचा 5 3 17, 5 3 17 और यहाँ बचा 2 and 23, 2 and 23। सबका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 2 3 4 6 0। अब हम वेरीफाई इसे करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आया, तो एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 2 3 4 6 0, तो हमें मिला 46 9 20। इसके बाद इनका प्रोडक्ट निकाला तो दोनों नंबर्स का हमने जब प्रोडक्ट निकाला तो वो भी इसका सेम है। इससे पता चलता है कि दोनों। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कई बार हमें ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं
जिसमें हमें दो वैल्यू दी होती हैं और उनका एचसीएफ दिया होता है और एलसीएम निकालना होता है। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा देख लेंगे। इसके लिए भी एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बस इसी की मदद से हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा एलसीएम इक्वल्स टू हमारा होता है, एलसीएम इक्वल्स टू हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। तो हम इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 306 इंटू 657, ये हमारा सेकेंड नंबर है, और जो हमारा एचसीएफ है वो है 9। ओके, अब हम इसे देखते हैं कैंसिल करके। तो ये हमने देखा कि ये हमारा 9 से कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है। कैसे, 9 7 जा 63, बचा 2, 9 3 जा 27। तो हमारे पास यहाँ आता है 306 इंटू 73। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू आती है तो हम इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 22 33 8। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। इसे फिर से समझ लेना है, जब भी हमारे पास दो वैल्यू हैं और एचसीएफ है तब हम इसकी मदद से क्या फॉर्मूला बनाएंगे, एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलती है 306 इंटू 73, और जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 22338। यही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो छूट रहा है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, याद रखना, जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर में हमने देखा कि जो हमारे पास डिवाइजर मिलते हैं वो या फिर तो 1 होता है या वो खुद होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा, इसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी कोई फैक्टर मिलता है। तो हम सीधा कह सकते हैं जब भी कोई भी नंबर हमारे पास है और उसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाता है, 1 2 3 कोई भी, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर है। और याद रखना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारा 4, क्योंकि 4 को जब हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इसमें जो फैक्टर इसके मिलते हैं वो 1 भी मिल जाता है, 2 भी मिल जाता है और 4 भी मिल जाता है। और हमने अभी आपको यही बताया कि जब भी हमें नंबर 2 नंबर से भी तीसरा नंबर मतलब 2 फैक्टर के अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाता है तो उसे ही हम कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक हमारा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। तो इन्हें कंपोजिट क्यों कहेंगे, तो हमने यहाँ देखा कि जो हमारा नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13 प्लस 13, तो इसमें हमने ये देखा कि दोनों में 13 कॉमन आ सकता है, तो हमने 13 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 7 into 11 into 1 plus 1। जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 13 into 11 7 जा 77, 1 जा 77 एंड 78, जो कि हमें दिख रहा है ये प्राइम नंबर है, बट इसके अभी हम 2 फैक्टर और कर सकते हैं। कैसे, देखिए 13 इंटू इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, या हम कहें कहीं ना कहीं इसमें एक फैक्टर तो ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं 1 तो छिपा हुआ है, तो ये हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेम एज इट इज हमें इसे कर लेना है। ये हमारे पास है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें भी हमने देखा 5 कॉमन है, 5 बाहर ले लिया। यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं
कंपोजिट नंबर शो होते हुए दिख रहा है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों से ये ऑब्जर्व किया, कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ से मिनिमम मोर देन 2 फैक्टर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। याद रखना है हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 जो होता है, 1 ना तो किसी प्रकार का प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, जबकि जो 2 है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो 4 है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और याद रखना 2 मात्र एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन है। ओके, नहीं तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं, ऑड होते हैं। तो जी मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास कोई भी जो वैल्यू गिवन है, इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कोई कॉमन है, क्योंकि अगर हम इसे मल्टीपल के फॉर्म में लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है, क्योंकि इसके हमें 2 फैक्टर मिल गए और एक इटसेल्फ खुद होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक प्राइम कंपोजिट नंबर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इसी प्रकार की सीरीज दिखाई दे रही है, इसीलिए इसे भी हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। चलिए तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होता है कि √5 को इरेशनल प्रूव कीजिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की एक जो क्वालिटी होती है कि जो भी वैल्यू रेशनल होती है वो हमारी a/p के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में होती है। यहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होता, या ये कहें कि इन्फिनिटी मिलता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इससे रूट रिमूव करना है। तो रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, या हम चाहे तो लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर यहाँ हो जाता है और यहाँ हो जाता है a/b का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर ओपन करने पर हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 5 इक्वल्स टू a²/b², जिसे हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से a² का वैल्यू निकल के आता है 5b²। दिस इज इक्वेशन 1। बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं कि b² कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स a² इज डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a² इज डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली अगेन रिपीट दिस प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a को प्रूव कर लिया, ऐसे ही हम एक बार b के लिए से सॉल्व करते हैं। तो b के लिए सॉल्व करने के लिए हमने क्या लेट किया, लेट कर लेते हैं अगेन कि a का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 5c है। और जैसे ही हम a को रिप्लेस करते हैं 5c से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे ही इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ हो जाएगा 5c², बिकॉज a की वैल्यू 5c है तो a² की वैल्यू क्या होगी, 5c², और यहाँ हो जाएगा 5b²। तो यहाँ से मिला 25c² इक्वल्स टू 5b², और 5 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, मीन्स b² इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा b² इक्वल्स टू 5c²। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में क्या देखा
इक्वेशन 2 में भी हमने देखा कि बी स्क्वायर भी कहीं ना कहीं 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज बी स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हमने यहां पे देखा फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, so a and b are composite number, are composite numbers. So by this contradiction our assumption be wrong, hence by this contradiction our assumption be wrong, hence हम कह सकते हैं hence √5 is an irrational number। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए फिर से एक बार हम इसे रिकॉल कर देते हैं। हमारे पास जो भी क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से लिख के आता है कि प्रूव कीजिए √5 इज इरेशनल नंबर। तो जब भी हमें इरेशनल प्रूव करना है तो इसको हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे, और हमने लेट किया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो कहीं ना कहीं 5 जो है वो एक प्राइम नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी इंटीजर्स लेट कर लिए कि ए और बी एक ऐसे इंटीजर्स हैं जो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रेशनल नंबर को, क्योंकि रेशनल नंबर हम जानते हैं हम उन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने इसे लिखा √5 इक्वल्स टू A/V, जहां पर वेयर B डज नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से रूट हटाना है। उसके लिए हम स्क्वायर दोनों तरफ ले लेंगे ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 5 इक्वल टू A²/B² आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको अपन 1 मानते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास A² की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया A² जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं A भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये एक प्रकार का हमें A जो वैल्यू A मिली है वो कंपोजिट के फॉर्म में मिली है। किसके फॉर्म में मिली है, कंपोजिट के फॉर्म में। अगेन हम इसे ट्राई करते हैं B के लिए, क्योंकि हमें दोनों ही वैल्यू को कंपोजिट प्रूव कर देना है। तो यहाँ पे अभी हमारा A प्रूव हो गया है। अब हम टारगेट करते हैं B को। तो B को प्रूव करने के लिए हमें A को हटाना होगा। तो A की जगह हम कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, A इक्वल टू 5C वेयर C एनी इंटीजर। ओके, तो हम इसे लेट कर लेंगे कि C कोई भी हमारा इंटीजर है। और जैसे ही हमने A की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो इस जगह ये वैल्यू पुट करने पर हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे हमें मिलता है 5C² इक्वल्स टू 5B²। इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 25C² इक्वल्स टू 5B², और 5 से डिवाइड करने पर B² भी वैल्यू हमारी मिलती है 5C²। तो हम कह सकते हैं कि B² ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पे B जो है C² जो है 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब है कि B भी 5 का क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, दोनों ही सिचुएशंस हमारी कह रही हैं कि A की वैल्यू और B की वैल्यू दोनों की दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इससे हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव होता है कि जो हमने लेट किया हुआ था, हमारा एजम्पशन क्या था कि ये रेशनल है, कहीं ना कहीं ये हमारी वैल्यू गलत साबित हो रही है। तो हम कह सकते हैं हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो इसे इरेशनल कैसे प्रूव करना है, जैसे ही हमने √5 को प्रूव किया था उससे भी आसान तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही करना है कि लेट कर लेना है, लेट 3 + 2√5 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। जब हमने इसे रेशनल माना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P/Q के फॉर्म में जब भी हम इसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A/B, वेयर B डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये याद रखना है कि B की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब हमें इसे में क्या करना है, 3 को हमें क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पे, अपनी राइट हैंड साइड में। तो जैसे ही हम 3 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारा A/B प्लस का 3 यहाँ पर आकर माइनस का हो जाता है। अब हमें इसे एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेना है। तो 2√5 इक्वल्स टू B A - 3B। ओके, इसके बाद √5 इक्वल्स टू A - 3B अपॉन 2, यहाँ पे क्या है, इनटू में है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारा वैल्यू आता है √5 इक्वल्स टू A - 3B अपॉन 2B। अब हम देखेंगे, अब इसे क्या करना है, बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके सामने की वैल्यू है वो भी क्या होगी, इरेशनल होगी। देन A - 3B अपॉन 2B ऑल्सो इरेशनल। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि A एंड B बोथ आर इरेशनल। और जब ये वैल्यू किसी इरेशनल वैल्यू के इक्वल है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 ऑल्सो इरेशनल। हम लिखेंगे हेंस आवर assumption be wrong and 3 + 2√5 is an irrational value, irrational number। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इसमें कहा जाए कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें सबसे पहले इसे लेट कर लेना है, जो गिवन वैल्यू है वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर B की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, √5 को अकेला लाना है। तो कैसे लाएंगे, पहले 3 को यहाँ करना है, एलसीएम ले लेना है और 2 को भी यहाँ कर देना है। अब हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में इसे ऑलरेडी समझ लिया था कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब है इसके अंदर जो भी इंटीजर्स हैं इसके सामने वो सभी क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। तो हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन रहा वो क्या है, गलत है, हमारा एजम्पशन गलत है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन के अकॉर्डिंग हम शो कर सकते हैं कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर हो। स्टैंडर्ड में डेसिमल एक्सपेंशन को 2 प्रकार से समझना है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो किसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, किसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, सपोज दैट हमारा उस वैल्यू जो है कोई भी हमारे पास गिवन है और उस वैल्यू में अगर हमारा डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में आ जाता है, 2m और 5m, तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सपोज दैट अगर हमें सिर्फ डिनोमिनेटर, एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ऐसी भी मिलती है कि सिर्फ 2 की पावर है या सिर्फ 5 की पावर है, तब भी हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। याद रखना है डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2m
5 की पावर है। कई बार हमें सिर्फ 2 की पावर मिलती है तो यहाँ 5 की पावर 0 मान लेते हैं, और यहाँ 5 की पावर मिली है तो 2 की पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन पे हमारी ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन कई बार हमें इनके अलावा भी कोई वैल्यू मिल जाती है तो हम उसे डायरेक्टली नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 13/3125। तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर के क्या कर लेने हैं, फैक्टर कर लेने हैं। तो कैसे प्राइम फैक्टर मैंने आपको समझाए हुए हैं ऑलरेडी कि कैसे करना है। सबसे पहले हमने इसे 5 से किया तो 5 से 625 टाइम्स जाएगा, फिर से हमने इसे 5 से किया तो 125 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से किया तो 25 टाइम्स जाएगा, फिर 5 से किया तो 5 टाइम्स जाएगा, और फिर 5 से किया तो 1 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 5 की पावर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिली है 3125 की, वो मिली है 5 की पावर 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे 13/5 की पावर 5। ओके, बिकॉज एट दिस प्लेस हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 5 की पावर n, मीन्स 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। तो हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 की पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इसे क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 1 इंटू 5 की पावर 5, और 1 की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 2 की पावर 0। तो ये हमारा कहीं ना कहीं वही वैल्यू बन के आ जाता है। कौन सा फॉर्म, तो यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, देन हम कह सकते हैं कि 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए एक अनदर क्वेश्चन की हेल्प से इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दूसरा जो नंबर है वो क्या है, वो है 455। ओके, तो इसमें हमें डिनोमिनेटर याद रखना, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट डिनोमिनेटर होता है, बाकी की वैल्यू हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा एंड 5 बन जा। अब हम इसे करेंगे तो ये हमारा 7 से हो जाएगा, 7 बन जा एंड 7 3 जा, इसके बाद 13 बन जा। तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि हमारे पास क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 13, जो कि क्या है 2 और 5 के अलावा है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो अदर देन 2 की पावर m एंड 5 की पावर n है। तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे लिख देंगे कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है, टर्मिनेट 2 की पावर m है, 5 की पावर m के फॉर्म में, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, तो इसे हम क्या देंगे, टर्मिनेटिंग। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसी भी वैल्यू होती है जो कि हमें देखने में नॉन टर्मिनेटिंग लगती है, बल्कि अगर उसे हम रिड्यूस करें तो कहीं ना कहीं वो टर्मिनेटिंग हो जाती है। जैसे कि हमने देखा कि ये पहले हमारा क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 3 से हमने इसे कट किया तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, जो कि किसके फॉर्म में है, 2 की पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमें क्लास 10th में पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन हमें 2 प्रकार के पढ़ने हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर m या 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू आती है तो भी वो टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा, लेकिन याद रखना है इनके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है 13/3125। तो हम इसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, जो भी नीचे की वैल्यू होती है उसी को डिनोमिनेटर कहते हैं। उसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमने पाया कि ये वैल्यू है वो क्या है, 5 की पावर 5 है।
जो कि एक प्रकार से किसके फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो वैल्यू मिली है डिनोमिनेटर में वो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 13, तो कहीं ना कहीं ये हमारी क्या है, अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो 15 है उसे जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 बनेगा, तो कहीं ना कहीं अदर देन क्या मिल रहा है हमें, अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बट यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है, क्या है, न्यूमरेटर में वैल्यू वो हमारी किसके फॉर्म में है, 3 इंटू 2 के फॉर्म में, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया, रिड्यूस हो जाता है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट हमारे पास मिलता है 2/5, तो जो 5 है वो हमारा क्या है, ये इस प्रकार का फॉर्म बन गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज टर्मिनेटिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम इसी प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो बनाते जाएं जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके, तो आप हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों तक हमारे चैनल को पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार से हम आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार से वीडियोस भेजते रहेंगे। धन्यवाद।